नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। देर से ही सही, लेकिन आखिरकार आरबीआई ने ग्राहकों को 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट दे ही दिया। रिजर्व बैंक ने कंजूसी से ब्याज दरों में कटौती की, पर अब सबके सामने बड़ा सवाल यह है कि इससे ग्राहकों को आखिर कितना फायदा होगा। क्या वाकई आपकी ईएमआई कम होगी? क्या बैंक इस फायदे को ग्राहकों को पास ऑन करेंगे? और इसी मुद्दे पर हम ये खास कार्यक्रम लेकर आए हैं, लेकिन चर्चा में जब हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे उनसे आपकी बातचीत कराएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। लंबे इंतजार के बाद जरा सी राहत। ब्याज दरों में कंजूसी से कटौती। देर आए दुरुस्त आए। लंबे समय से रेट कटौती की आस लगाए मार्केट और इंडस्ट्री को आखिरकार 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का तोहफा मिल ही गया। यानी अब आपके लिए लोन लेना सस्ता सौदा साबित होगा। अगर आपने 20 साल के लिए 20 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है तो पहले जहां आपको 17,167 रुपए की ईएमआई देनी पड़ती थी, वही आपको 16,853 की ईएमआई चुकानी होगी। यानी आपकी हर महीने बचत होगी 314 रुपए। वही 30 लाख रुपए के लोन पर आपको 471 रुपए की हर माह की बचत होगी। तो 50 लाख रुपए के लोन पर 784 रुपए का फायदा होगा। इसके साथ ही ऑटो लोन भी आपके लिए सस्ता होगा। जहां पहले आपको 5 साल के 3 लाख के ऑटो लोन के लिए 6,191 रुपए की ईएमआई भरनी थी, तो अब आपको 6,155 रुपए की ईएमआई पे करनी होगी। यानी आपको 36 रुपए की बचत होगी। ऐसे ही 5 लाख के लोन पर 61 रुपए की हर महीने की बचत होगी, तो 10 लाख रुपए पर 120 रुपए का हर माह फायदा होगा। आरबीआई एमसीएलआर के मौजूदा सिस्टम को रिव्यू करने का मन बना रहा है। आज की पॉलिसी में इसके लिए एक इंटरनल स्टडी ग्रुप का गठन किया जाएगा। आरबीआई का कहना है कि बैंक्स रेपो रेट कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। We have constituted an internal study group across several clusters to study the various aspects of this MCLR system and to explore whether linking of the bank lending rates could be made direct to market determined benchmarks going forward. The group will submit the report by September 24th. भले ही देश के इकोनॉमिस्ट महंगाई को चिंता नहीं मान रहे हो, लेकिन आरबीआई को लगता है कि आगे महंगाई बढ़ सकती है। इसके पीछे वजह भी गिनाते हैं। आरबीआई का कहना है कि जीएसटी, 7वें वेतन आयोग के भत्तों और किसानों की कर्ज माफी का असर महंगाई पर होगा। फिलहाल रिटेल महंगाई दर अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। The MPC decided by a vote of 4-2 to reduce the policy rate by 25 basis points. With several factors contributing to uncertainty around the baseline inflation path, implementation of farm loan waivers, the after effects of the GST, the timing of implementation of salary and allowance revisions by the state governments. हालांकि बैंकों ने अभी अपने पत्ते तो नहीं खोले हैं, लेकिन ये अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है कि अक्टूबर में अपनी अगली पॉलिसी में आरबीआई दरें घटा सकता है। अभी अक्टूबर में हो सकता है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट और हो जाएगा, ऐसी एक संभावना बन सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो भी नंबर्स एक्सपेक्टेड है अगर उससे नीचे रहते हैं ऑन दी स्ट्रेंथ ऑफ गुड मानसून्स एंड अदर फैक्टर्स, तो एक पॉसिबिलिटी है। तो कुल मिलाकर आरबीआई की इस पॉलिसी को बेदम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब उम्मीद बैंकों से है, देखते हैं वो कितना फायदा ग्राहकों को देते हैं, या वो भी अगली पॉलिसी तक का इंतजार करेंगे। मुंबई से अनुराग शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। संजय सिन्हा साहब है, फाउंडर है सिट्रस एडवाइजर्स के। केसी चक्रवर्ती, फॉर्मर डिप्टी गवर्नर आरबीआई। साथ ही साथ निरंजन हीरानंदानी साहब, फाउंडर एमडी हैं हीरानंदानी कंस्ट्रक्शंस के। और पंकज पटेल, प्रेसिडेंट हैं फिक्की के, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। संजय, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्या 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट की उम्मीद आपने की थी, और क्या संतुष्ट हैं इस रेट कट से, या फिर आपको लगता है कि 50 बेसिस तक की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बनती थी और सिचुएशन भी बहुत बढ़िया थी, इस समय पर सब कुछ फेवर में था, उसके बावजूद भी नहीं कट हो पाया? तो आपके सवाल का जवाब मैं 2 भाग में दूंगा। सबसे पहला कि क्या 25 बेसिस पॉइंट की उम्मीद थी, तो वो बिल्कुल थी कि कम से कम 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट तो होना चाहिए था।
जब पिछला सीपीआई का आंकड़ा आया उस समय से ही ये काफ़ी जोर से एक्सपेक्टेशन बन गया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगले पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट की कम से कम तो रेट कट करेगी। मुझे किस बात से संतुष्टि होती? मुझे कम से कम अगर 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट होता तो इससे संतुष्टि होती, क्योंकि अगर आप देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टांस शुरू से रहा है कि वो इन्फ्लेशन को पेग करके रिपोर्ट रेट की जो लेवल है वो निर्धारित करेंगे। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा था, जो पिछले गवर्नर थे उस समय, कि जो कॉरिडोर है वो 150 बेसिस पॉइंट से लेके 200 बेसिस पॉइंट का रहेगा तो वो उनका कंफर्ट है। यानी कि जितनी इन्फ्लेशन की दर है उससे 1.5 से 2% ऊपर की अगर रेपो रेट रहेगी तो वो उनका कंफर्ट जोन है। तो मैं तो मानता हूं कि देखिए, जो सीपीआई का आंकड़ा 1.5% के आसपास का आया वो शायद बहुत दिन तक ना रहे, क्योंकि बेस इफेक्ट भी कुछ दिन में प्ले करना शुरू कर लेगा। लेकिन जो दूसरे आंकड़े जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत मॉनिटर करता है, जिसके द्वारा इन्फ्लेशन निर्धारित होती है, वो अगर कॉमन मैन की समझ में है तो उसको ऐसा नहीं लग रहा है कि इस लेवल से हम 4% इन्फ्लेशन की तरफ छलांग लगा देंगे, जिसके कारण स्वरूप ये 6% का जो रेपो रेट है वो जस्टिफाइबल है। अगर मान लीजिए आज से 6 महीने के बाद ये कंफर्ट लेवल जो है इन्फ्लेशन का, या जो स्टेबल इन्फ्लेशन लेवल है वो 3.5% पर अगर स्थिर हो जाता है तो फिर 50 बेसिस पॉइंट का और भी जगह बनता है रेट काटने का। तो ये रेट कट अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 6 महीने के बाद करे और अगर उसने आज ये डिसीजन लिया होता, इन दोनों के परिणाम क्या होते? आज सबसे बड़ी जरूरत जो इकोनॉमी को है वो ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत एक्सेस कैपेसिटी है। लेकिन अगर हम कंजम्पशन की तरफ से देखें तो जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, जो रिटेल इन्वेस्टर का कंजम्पशन है, उसने हमारी इकोनॉमी को बरकरार रखा है। और इसमें जो 2 बड़े बड़े कंजम्पशन के एस्पेक्ट्स हैं, एक हाउसिंग और दूसरा व्हीकल, ये दोनों जो कंजम्पशन के आइटम है उसमें अगर आप देखिए तो इवन दो क्रेडिट ग्रोथ 6% है, लेकिन हाउसिंग लोन की जो ग्रोथ है वो स्ट्रांग है। जिस तरह के गाड़ियों की सेल हो रही है या टू व्हीलर की सेल हो रही है, उससे भी ये साफ झलकता है। इन सब को, नंबर्स को और आंकड़ों को देखते हुए लग रहा था कि 25 बेसिस पॉइंट तो शायद हर कोई बात कर रहा था, लेकिन 50 हो जाता तो बेहतर होता। चक्रवर्ती साहब, आरबीआई ये कह रहा है कि हमने तो कटौती कर दी है, बैंक्स जो है वो पास ऑन नहीं कर रहे हैं। पिछले साल अप्रैल 2016 से अगस्त 2017 तक 90 से 110 बेसिस पॉइंट की कटौती बैंक्स ने यहां पर की है। क्या आपको लगता है कि और पॉसिबिलिटी है, स्कोप है बैंक्स का रेट कट करने का? नहीं, देखिए, बैंक का स्कोप है कि नहीं, रेट तो कट अगर रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कम किया है बैंकों को करना चाहिए, मगर उसके लिए क्या है, बैंक अपने से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बैंकों का प्रॉब्लम है एनपीए का। एनपीए बढ़ता है तो इनका इनकम घट रहा है, उनको एफिशिएंसी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो कॉस्ट नहीं कंट्रोल हो पा रहा है। तीसरा है डिपॉजिट की रेट कम करने का है, तभी एडवांसेस का रेट कम हो सकता है। डिपॉजिट का रेट अगर कम करते हैं तो वो बैंक डरते हैं कि डिपॉजिटर भाग जाएंगे। तो ये सब कारण को देखते हुए हमें तो लगता नहीं है कि बैंकों में यह इतना उनमें कैपेसिटी है कि वो रेट को जो है पास ऑन करेंगे, क्योंकि उनकी अपने प्रॉब्लम बहुत से है। और इसीलिए जो है ये रिजर्व बैंक बार बार बता रहा है कि बैंक में ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, बैंक रेट नहीं कम कर रहे हैं। हालांकि एक जो बहुत बड़ा कानूनी सवाल है कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जो बेस रेट से है, पीएलआर से है, उनका रेट तो कम ही नहीं हो रहा है, वो जो है वो बहुत गलत हो रहा है। मगर रिजर्व बैंक को खाली बताने से काम नहीं चलेगा, उनको कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा। अगर हमारे सिस्टम में रिजर्व बैंक या गवर्नमेंट बताए कि बैंक हमारे बात नहीं सुनते हैं, तो हमें तो फिर पूरे सिस्टम को देखने का है, तो फिर इन सबको ये इंस्टीट्यूशन के चक्रवर्ती साहब, आपको क्या लगता है कि आरबीआई क्यों परहेज कर रहा है किसी ठोस कदम को उठाने से? क्योंकि बैंकों की पोजीशन बहुत खराब है, फाइनेंशियल पोजीशन, उनकी एनपीए इतना अधिक है, क्योंकि रिजर्व बैंक तो जो है पूरा सिस्टम की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देखना होता है। सर, इसके लिए ये जब तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं आएगा, और इसके लिए समय लगेगा, ये जो है ये जो चीज, ये गलत चीज जो हो रहा है पिछले 4-5 साल से हो रहा है। बैंक जो है अपना रेट नहीं घटा रहे हैं, बैंकों में एनपीए बढ़ रहा है, बैंकों में एफिशिएंसी नहीं बढ़ रहा है,
तो ये सब चीज को जो है आप एक साथ जब देखेंगे और एक जो है योजनाबद्ध तरीके से जब इसमें आप रिफॉर्म नहीं लाएंगे, हाँ। तो ये जो है इकोनॉमी में जो है बैंकों की कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होगा, ये नहीं हो पाएगा। अभी जो जरूरत है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बहुत जरूरी। सर, आप जो एनपीए की बार बार बात कर रहे हैं, बैंक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनपीए है, लेकिन 12 में से जो 3 कंपनियां हैं उन पर तो क्लैरिटी मिल गई है, बट क्या आपको लगता है कि ये पूरी प्रॉब्लम आने वाले 6 से महीने में सॉल्व होती हुई दिखती है? क्लियर क्लैरिटी आया है, इस क्लैरिटी से बैंकों का एनपीए क्या कम होने वाला है का वो तो बताएंगे। बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग में जाएंगे, उसका समय लगेगा, उसके बाद क्या होगा हमें पता नहीं है। ये देखिए, ये जो है ये सिस्टम बन रहा है, इसका इफेक्ट जो है पूरे इकोनॉमी को आज से 4-5 साल बाद मिलेगा, मगर मुझे तो लगता नहीं है ये 3 केस के कारण कल जो है बैंकों का एनपीए घट जाएगा और ये लोग जो है पैसा रिकवर कर ले पाएंगे। सर, पैसा रिकवर करने में भी काफी परेशानी आती है, माल्या के केस में भी हमने देखा है, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है बैंक्स के लिए। है ही, मैंने वही हम बता रहे हैं, मगर ये तो बैंकों की कैपेसिटी होना चाहिए ना। अगर हम बताएंगे लेंडिंग इंस्टीट्यूशन जो लेंड कर रहा है उसको पैसा रिकवर करने की कैपेसिटी नहीं है, तो उनको पैसा देना नहीं चाहिए, तो वो तो फिर पूरा लेंडिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो इसके लिए जो है मैंने क्यों ये ऐसा हो रहा है कि बैंकों ने गलत आदमी को लोन दिया या समय से रिकवर नहीं पाया, लीगल प्रोसेस हमारा वीक है, हाँ। या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस वीक है, कि दूसरे सब कुछ बाहरी दबाव से काम हो रहा है। माने ये सब चीज जो है रिफॉर्म की जरूरत है, इसमें और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, और ये पूरे चीज को ये जितना कमी है इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम में, उसको दूर करने का जरूरत है। तभी जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी का पूरा फायदा जो है सिस्टम को मिलेगा। ठीक है, पंकज पटेल साहब भी हमारे साथ है। पंकज, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है और महंगाई दर भी रिकॉर्ड निचले स्तर पर थी यहाँ पर, और अब इससे ज्यादा कम होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो टारगेट मार्च FY18 के लिए आरबीआई ने रखा है वो भी 4% है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि रेट कट का ये बहुत बढ़िया मौका था लेकिन आरबीआई चूक गया? ये डेफिनेटली बहुत बड़ा मौका था। आगे जाके भी जो दिख रहा है वो क्लियर है कि इन्फ्लेशन लोअर ही रहेगा। इसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी था जिससे हम ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कम कर सकते थे। हम मिनिमम 0.5% एक्सपेक्ट कर रहे थे, और हम तो चाहते हैं कि अगले 4 क्वार्टर में 2% से इंटरेस्ट रेट में कटौती हो जाए, जिससे कि हम लोग ज्यादा वर्ल्ड मार्केट में कॉम्पिटिटिव। पंकज, एक और सवाल यहाँ पर ये कि इंडस्ट्री लीडर के नाते क्या आपको लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट का जो कट यहाँ पर आरबीआई ने दिया है उसके बाद इन्वेस्टमेंट साइकिल को इससे बेहतर करने में मदद मिलेगी? तो एक तो होता है इन्वेस्टमेंट साइकिल को शुरू करने का, उसके पीछे काफ़ी फैक्टर है। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है डिमांड का। अगर डिमांड बढ़ेगी तभी जाके इन्वेस्टमेंट साइकिल शुरू हो सकती है प्राइवेट सेक्टर में। इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका कुछ लैग पीरियड है, तकरीबन 2 साल का लैग पीरियड होता है, तब जाके डिमांड बढ़ती है। हमने पिछले कुछ टाइम में लगभग 5% से कैपेसिटी डिजाइन बढ़ते हुए देखा है। हमारा जो एक सर्वे हुआ है उसके हिसाब से हमें लगता है कि अभी वी आर इन द कस्प ऑफ ए स्टेज वेयर आवर इन्वेस्टमेंट साइकिल शुड कंटिन्यू। एट दिस पॉइंट बहुत ज़रूरी था कि हम एक ऐसा अच्छा सिग्नल दें जिससे इन्वेस्टमेंट साइकिल शुरू हो जाए, और उसके लिए मुझे ज़रूर लगता है 0.25% बहुत कम है। सिग्नल देना था तो कम से कम 0.5% और हायर करना था। यही ज़रूरी है टू गिव अ राइट सिग्नल टू द मार्केट, राइट सिग्नल टू द इन्वेस्टर, राइट सिग्नल टू द इकोनॉमी दैट यस वी वांट इन्वेस्टमेंट टू हैपन। ठीक है सर। निरंजन हीरानंदानी साहब, क्या आपको लगता है कि ब्याज दरों में कटौती के बाद रियल एस्टेट सेक्टर को इससे बूस्ट मिलेगा? मेरे अंदाज से जरूर एक बूस्टिंग आ जाएगी, क्योंकि होम बायर्स जो है वो एक एज पर खड़े थे। वो देख रहे थे कि डिमोनेटाइजेशन के बाद, जीएसटी के बाद, रेरा के बाद हम क्या होगा। तो ये जो ब्याज का कम है वो एक एडिशन पॉइंट हो जाएगी हाउस बायर्स के लिए, कि जहां वो इनडिसीजन पर थे अब क्या करें, अब वो सब जूनी बात
पूरे हो गए और आगे वो कम ब्याज पर वो पैसे उठाएंगे और ईएमआई करके लंबे रफ्तार से वो लोग घर खरीदेंगे। हीरानंदानी साहब, लेकिन अभी तक ब्याज दरें घटाई हैं बैंक्स ने, यहाँ पर काफी हद तक सारे बैंक्स ने यहाँ पर दरें घटा रखी है, लेकिन उसके बाद भी मकानों की बिक्री में खास तेजी देखने को नहीं मिली है। आप किसके पीछे कारण क्या मानते हैं? मेरे अंदाज से ये बात सही नहीं है, तेज सेल है, लेकिन लोग कंफ्यूज थे क्योंकि रेरा आने के बाद वो वेट कर रहे थे कि रेरा की रजिस्ट्रेशन कैसी होगी, आगे बात क्या होगा। तो मेरे अंदाज से ये सब बात पूरा हो गया और अब इस रफ्तार से लोग पूरा कर देंगे, अग्रीमेंट्स करेंगे, लोग और घर खरीदेंगे। और यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि उनको चॉइस मिल रही है जो पहले नहीं मिलती थी। यहाँ पर इन्फ्लेशन का टारगेट आरबीआई ने मार्च FY18 के लिए 4% रखा है। सर, इससे नीचे जाता हुआ क्या इन्फ्लेशन देखते हैं? और दूसरी चीज ये कि अब जब अक्टूबर में पॉलिसी आएगी तो क्या तब रेट कट की संभावना है? इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 25 बेसिस पॉइंट हो सकता है। नहीं, जरूर। देखिए, अगर ये इन्फ्लेशन जो है, हमको जरूर ये मानना चाहिए कि रिजर्व बैंक ने काफी प्रयत्न करके और उसमें गवर्नमेंट का साथ भी मिला, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाया और आज हम बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन घट गया है। हम जो है 3 साल से डबल डिजिट इन्फ्लेशन देखे हैं। तो इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल हो गया, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन अगर रिजर्व बैंक को लगेगा कि 4% इन्फ्लेशन मेंटेन हो पाएगा लॉन्ग टर्म में, तो रिपो रेट 6% रहने का कोई जरूरी नहीं है। तो ये कम से कम जो है ये 5% या 4.5% आ सकता है। मगर तब जब रिजर्व बैंक को ऐसा लगेगा कि अब जो है स्टेबल इन्फ्लेशन 4% के आसपास है। तो इसलिए इस समय अगर इन्फ्लेशन जो है 1.5-2% है, बेस इफेक्ट होने के बाद अगर 4% के आसपास होगा और ये स्टेबल होगा, तो हम तो ये सबको उम्मीद करना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट कम होगा सिस्टम में। संजय, वैसे तो 25 बेसिस पॉइंट का जो ये कट है ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है, लेकिन आरबीआई का ये भी कहना है कि जो सभी राज्य किसानों का कर्ज माफ कर रहे हैं उससे सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है। किस तरह से देखते हैं आप इसे? तो देखिए, ये विषय सबसे पहली बार उठा था जब यूपी में कर्ज माफी की बात उठी थी और चूंकि वो मात्रा भी बहुत ज़्यादा थी, हमें जहाँ तक याद है करीब 36,000 करोड़ की थी। तो नो डाउट फ्रॉम द फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ, ये डेवलपमेंट अगर एक के बाद एक बहुत सारे राज्य सरकार अपनाने लगेंगे और जैसा कि हम देख रहे हैं कि वो हो भी रहा है, महाराष्ट्र में हुआ, कर्नाटका में हो रहा है, तो ये श्योरली फिजिकल नज़रिए से ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, कई बार होता क्या है कि हम सिर्फ यूनियन बजट के फिजिकल डेफिसिट नंबर को देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं रियलाइज करते कि जो एक्चुअल देखना चाहिए वो स्टेट प्लस सेंटर की फिजिकल डेफिसिट का मिला हुआ आंकड़ा देखना चाहिए कि उतना ही जो करेंसी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लाना पड़ेगा इन रिटर्न फॉर द बॉन्ड्स दैट द स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक। तो ये नेगेटिव है जोरली थोड़ा सा। साथ ही साथ हमको ये भी देखना है कि ये जिस बैकग्राउंड में ये हो रहा है, हाँ, वो बैकग्राउंड प्रॉब्ली एक कारण रहा होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट की अनाउंसमेंट की और वो उससे ज़्यादा आगे नहीं गए, क्योंकि उनका है कि अगर हम एक कदम अपनी तरफ से बढ़ाते हैं, यानी कि हम मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट करते हैं, तो एक कदम तो आप आपकी तरफ से भी तो उठाइए कि आप भी अपनी फिजिकल डिसिप्लिन को दिखाइए। साथ ही साथ एक और आंकड़ा कुछ दिन पहले मीडिया में आया, वो ये था कि जो पूरे साल का जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा था उसका करीब करीब 83% पहले 4 महीनों में पूरा हो गया है। तो और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी में भी जो प्रेस रिलीज आया है उसमें भी कहा गया है कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो फ्रंट एंडेड है। तो ऐसी स्थिति ना आ जाए कि साल के अंत तक पहुंचते पहुंचते हम अपनी फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट है वो सेंटर लेवल पर ओवरशूट कर जाएं, क्योंकि एक अनसर्टेन नंबर तो आज भी हमारे सामने है कि जीएसटी के रिजीम के अंदर टैक्स कलेक्शन कैसा होगा, क्या वो पहले की तरह बरकरार रहेगा या उस पर कुछ असर पड़ सकता है।
तो इस मैं कहूंगा कि अनसर्टेन से माहौल में जी एक डिसिप्लिन तो जरूर दिखाना चाहिए था, वो था कि फार्म लोन वेवर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना चाहिए था। ठीक है सर, पंकज भी हमारे साथ है। पंकज, फॉरेन कैपिटल इंडिया में लो कॉस्ट पर है और डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है, ऐसे में लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए आरबीआई को आपको लगता है कि ज्यादा बोल्ड स्टेप लेना चाहिए था? बिल्कुल जरूरी था, बिकॉज जो दूसरा इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसकी कॉस्ट कुछ नहीं है। अब हम जानते हैं इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट क्या है। हम चाहते हैं हाँ हमारा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट दूसरी इकोनॉमी की तरह नहीं है, इसलिए मैं रियल इंटरेस्ट रेट की ही बात कर रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट रेट कम करो, लेकिन रियल इंटरेस्ट रेट तो कम करो। इंटरेस्ट रेट हैज़ टू बी इन प्रोपोर्शन टू द इन्फ्लेशन रेट, और वो नहीं करोगे तब तक कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगी? तब तक ऐसे इंडियन इन्वेस्टमेंट, इंडियन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट विल कम। तो जरूरी है डिमांड बढ़ाने की। डिमांड बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया, मॉनसून ऑल्सो हेल्प करेगी। अब चाहिए आरबीआई का रोल है इंटरेस्ट रेट को कटौती किया जाए, जिससे इन्वेस्टमेंट साइकिल शुरू हो जाए। 0.25% मेरे हिसाब से बहुत कम है। ठीक है, मेरे साथ निरंजन हीरानंदानी साहब भी जुड़े हुए हैं। हीरानंदानी साहब, डीमोनेटाइजेशन, रेरा, जीएसटी, इन सब के चलते रियल एस्टेट सेक्टर में जो बिना बने हुए मकान हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये बहुत फ्लैट्स जो हैं, जो घर हैं। क्या आपको लगता है कि ब्याज दरें अगर घटेंगी तो बिक्री बढ़ सकती है यहाँ पर? आपको ख्याल होगा कि जब हमको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उसके बाद जीएसटी लागू नहीं होती, तो मेरे अंदाज से काफ़ी लोग अभी मकान पूरा कर देंगे। लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है क्योंकि रेरा आने के बाद में वो ट्रांसपेरेंसी रही है, तो इसलिए ज़रूर जो लोग घर खरीदना चाहते हैं अब खरीदेंगे। ठीक है सर, एक और सवाल ये यहाँ पर कि ब्याज दरें घटाने के अलावा रियल एस्टेट में सुधार लाने के लिए क्या आपको कौन से वो ज़रूरी कदम आपको लगते हैं जो उठाने की ज़रूरत है? प्रधानमंत्री ने एक दृष्टि दिखाई है कि हम हर एक के लिए हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक कर लेंगे, और अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी उन्होंने काफ़ी बेनिफिट्स दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया हुआ है, तो मेरे अंदाज से ये काफ़ी हिसाब से हाउसिंग को एक बढ़ोतरी जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि हाउसिंग सेक्टर को यहाँ पर बढ़ोतरी ज़रूर मिले। बहुत सारे फ्लैट्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, और अब हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ महीनों में यहाँ बैंक्स भी और रेट कट कर दें। हालांकि इसका इशारा आरबीआई ने यहाँ पर ज़रूर किया है। कितनी पॉसिबिलिटी बनती है बैंक्स यहाँ पर रेट कट करें, वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर संजय जी आपका, चक्रवर्ती साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हीरानंदानी थैंक यू सो मच, एंड पंकज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।